आपके दिमाग में पता है क्या है, ये है कि सर देखो ये डायोड है, यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर होती है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर होता है, तो अगर इसको जोड़ेंगे या यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो इससे करंट फ्लो होना चाहिए। नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। डायोड में यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर, एक पोटेंशियल बैरियर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हम बात करते हैं जब बायसिंग कर दे। बायसिंग का मतलब जब बैटरी जोड़ देते हैं, तो उस केस में क्या क्या। 50 नंबर क्वेश्चन तक कोई भी डाउट्स है तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 to 50, 38 तक हुए ना डिस्कस। चलिए तो बताइए। पीएन जंक्शन से शुरू कर रहे हैं। तो किसी को कोई आकर ऐसे बोलता सर पीएन जंक्शन हो गया, कोई रेक्टिफायर हो गया, कोई इसमें थोड़ा फीलिंग नहीं है, तो आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो पता चल जाता है कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो उसको, ठीक है। हाँ 39 to 50 तक कोई डाउट नहीं। 39 to 50 बोलिए। ओके 51 to 60, 51 to 60, 62 तक की बता दो। कौन सा? हाँ 62, ओके 62। 39 बोला है क्या? ओके 62, उसके अलावा 53, ओके 52 से 62 के बीच, 51 से 62 बता दो जो भी है डाउट्स। 52, ओके 60, चलो ठीक है। 63 से लेकर के 72, 63 से लेकर 72 जेनर डायोड का छोड़ करके ना, 64, 69, 66, हाँ भाई, और 71 हो गया। चलिए तो 52 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो है 52 है ना। तो 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है सब लोग देखते हैं। अच्छा, इफ द टू एंड्स ऑफ पीएन जंक्शन आर जॉइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर, मतलब किसी भी डायोड के दोनों सिरों को अगर अपन प्लेन वायर से डायरेक्ट जोड़ दें तो उस केस में क्या कोई करंट फ्लो होगा, ऐसा ये पूछ रहा है। क्या देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट या देयर विल बी स्टेडी करंट। अच्छा ये बताओ, डायोड है कि बैटरी है? डायोड ही है ना, बैटरी तो नहीं है ना ये। तो क्या उस डायोड के दोनों सिरों को जोड़ दें, क्लोज कर दें, शॉर्ट सर्किट कर दें, क्लोज लूप बना दें, तो क्या करंट फ्लो होना चाहिए? अब आपके दिमाग में पता है क्या है, ये है कि सर देखो ये डायोड है, यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर होती है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर होता है, तो अगर इसको जोड़ेंगे या यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो इससे करंट फ्लो होना चाहिए। नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। डायोड में यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर, एक पोटेंशियल बैरियर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हम बात करते हैं जब बायसिंग कर दे। बायसिंग का मतलब जब बैटरी जोड़ देते हैं तो उस केस में क्या क्या फिनोमेना होंगे। फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिप्लेशन लेयर कम होगी, बैरियर कम होगा, वो सारी चीजें समझो, है ना। ये आप ये मत सोचो कि एक बैटरी है। तो इसमें बस कंफ्यूजन शायद इसी चीज को लेकर है कि देयर विल बी नो करंट, क्या कोई करंट होगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा अगर आप इसको प्लेन तार से जोड़ देंगे, ठीक है ना। प्लेन तार से जोड़ देने पर मतलब करंट तब फ्लो होना चाहिए अगर एक बैटरी हो, ठीक है, ये बैटरी थोड़े ना कोई, ठीक है। तो एक आपको बस चेक कर रहा था ये कि आप इस बैरियर को लेकर क्या सोचते हो कि यहाँ बैरियर है तो क्या मतलब आप इसमें करंट वोल्टेज है यहाँ पर एक, तो इसका मतलब आप इसको क्या एक बैटरी मान करके करंट नहीं फ्लो करवा दो। ये चीज चेक करवाना चाह रहा है आपसे, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जरूर हाँ ऐसा है, ऐसा कंफ्यूजिंग सा ऐसा लगता है कि हाँ यार नहीं यार करंट होना चाहिए, कोई करंट नहीं होगा, ठीक है ना, ये कोई बैटरी नहीं है, ठीक है। बस इतना ही इसका आंसर दे सकते हैं, यही लॉजिक है इसका। अब जैसे 53 क्वेश्चन है, विच वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज इन द रेंज। अच्छा, किस रेंज के पोटेंशियल बैरियर आपने पढ़े हैं? सिलिकॉन का 0.7, जर्मेनियम का 0.3, यहाँ पर ऐसा कौन सा वाला है? 0.2, 2.5, किसी का बैरियर नहीं है, 35, 25, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस। चलो ये बताना लॉजिक के साथ सारा,
इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू अ लार्ज वैल्यू इन डायोड, देन वैल्यू ऑफ करंट, क्या बोल रहा है ये, टू अ लार्ज वैल्यू। इसकी फीलिंग समझ के क्या कहना चाह रहा है, मतलब रिवर्स बायस बढ़ाया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। हमने पिछली बार ही पढ़ा है, क्या हो जाता है फिर, ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन पे क्या होता है, सडनली करंट फ्लो होता है, सडनली वैल्यू ऑफ करंट सडनली इंक्रीज। बस यही था, यही आंसर दिया हुआ है ना, ठीक है। तो 60 हो गया। 62, अच्छा 62 में बोल रहा है एक हमने बैरियर बनाया था इसका, याद है आपको, ये ओपन सर्किट यानी जो आपका पीएन जंक्शन पड़ा, तो हमने ऐसा बैरियर बनाया था यूं, इस तरह से, ये यूं करके, है ना, ऐसा करके बैरियर बनाया था ना। अब ये जो बैरियर था वो हमने कहा था जब कोई बैटरी नहीं जुड़ी उस केस में सिलिकॉन का बैरियर होता है 0.7, जर्मेनियम का होता है 0.3, और हमने कहा अगर फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो विड्थ डिप्लेशन लेयर की कम होती है, और विड्थ कम होती है तो बैरियर भी क्या होता है, कम होता है। रिवर्स बायस लगाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। अब इन सारों में से आप बताओ, पहले दो ऑप्शन देखो, पहले दो ऑप्शन तो वैसे बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, कोई बताएगा? पोटेंशियल किस तरफ का हाई होता है, पी तरफ का या एन साइड का? पी साइड का हाई होता है या एन साइड का हाई होता है? किस साइड का? ये कहां नजर आ रहा है, कौन सा नजर आ रहा है, ये पी कहां है, ये अब यही नहीं पता आपको। पी साइड में पूरे कहानी दोबारा सुनानी पड़ेगी। एन साइड में क्या होता है, कौन होती है इंप्योरिटी? फास्फोरस। फास्फोरस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट करने से उस पर चार्ज कैसा आता है, और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो किन लोगों की वजह से बनता है, इमोबाइल आयंस की वजह। यहाँ पर पी कैसे बनता है, एल्यूमिनियम की डोपिंग करके। एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव। तो बताइए यहाँ पर किस साइड का पोटेंशियल हाई नजर आ रहा है, एन साइड का। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर से किधर होती है, एन से पी होती है। बैरियर यही वाला, ये नीचे ग्राफ बना रखा है यार, किस साइड का हाई नजर आ रहा है तुमको, एन का, पी साइड का कम है, ठीक है। अब जब फॉरवर्ड बायसिंग लगाएंगे तो ये वाला बैरियर क्या हो जाता है, कम होना चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होती है, नैरो होती है, बैरियर क्या होता है, कम होता है। ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम। अच्छा पहले दो ऑप्शन में क्या गलती है बताओ जरा, पी साइड को हाई कर रखा है, एन को लो, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए ना यार। सिर्फ तीसरे और चौथे की बात करनी है, और तीसरे चौथे में आंसर कैसे पता चलेगा, जिस केस में बैरियर आपको क्या नजर आ रहा है, कम। दोनों में से किस में बैरियर कम नजर आ रहा है, बताओ किस में नजर कम आ रहा है? तीसरे में यूं ये है, चौथे में यूं है। अब बताओ दोनों में से बैरियर कौन सा कम है, फोर्थ वाला। तो बैरियर डिक्रीज करने का ये बात पूछ रहा था कि यू शुड नो कि फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर घटाना है, विड्थ घटानी है। तो विड्थ कौन से वाले में कम है, बैरियर कौन से में कम है, फोर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, 64th क्वेश्चन। अच्छा 64th क्वेश्चन अब समझिए सब। देखिए जब भी किसी डायोड में करंट फ्लो होता है, एक तो डायोड पे एक फिक्स वोल्टेज का ड्रॉप हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में, जो उसका पोटेंशियल बैरियर के ही बराबर है। जब भी कोई डायोड में से करंट पास हो रहा है, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग है तभी तो करंट पास हो रहा है। चलो मैं यहाँ पर ये सर्किट बना देता हूँ, चलो पहले फिर आगे बात करते हैं। अच्छा 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसने बोला क्या ये डायोड फॉरवर्ड है, करंट फ्लो होगा। अच्छा डायोड आइडियल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, साफ साफ लिख रखा है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप 0.5 हो रहा है किसमें, डायोड में, फॉर ऑल द करंट्स, ऐसा लिखा भी है। यानी यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप है, इसको कैसे करा था हमने, चलो मैं कर दूं, ये ऐसे, यही किया था कि नहीं किया था। अब ये ध्यान रखना, बिहेव मतलब हम इस बैरियर को इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, पर दरअसल यहाँ पर एक डायोड है, ठीक है ना। इस डायोड में इतना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है और उसमें से करंट जो है कितना पास हो रहा है वो हम उसकी बात करनी है। अब जैसे आगे वाली लाइन पढ़ो पहले, एंड अ मैक्सिमम पावर रेटिंग, यानी इस डायोड की मैक्सिमम पावर रेटिंग 100 मिलीवाट है। 100 मिलीवाट क्या 0.1 वाट होता है क्या, 100 मिलीवाट क्या 0.1 वाट होता है। इतनी मैक्सिमम पावर वो उसमें कंज्यूम हो सकती है, डिसिपेट हो सकती है। अगर इससे ज्यादा पावर कंज्यूम हुई तो क्या हो जाएगा, डायोड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये मैक्सिमम पावर, और पावर के 3 फॉर्मूला होते हैं, एक I²R, एक V²/R और एक VI। तो यहां पर लगेगा VI, क्योंकि हमें इसके R की कोई इंफॉर्मेशन निकालनी नहीं है, ना ही पूछिए। ठीक है, हमें यहां पर चाहिए मैक्सिमम पावर का कोरोस्पोंडिंग मैक्सिमम करंट। देखो आगे लाइन पढ़ो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, ये R, so that connected in series
विद द डायोड फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट। मतलब इसमें मैक्सिमम करंट हम फ्लो करवाना चाहते हैं, उसके लिए आर कितना पुट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैक्सिमम करंट निकालें हम कि कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करवा सकते हैं, क्या इस डायोड की लिमिट है। तो वो कैसे निकाला, पी मैक्स बराबर वी आई। अच्छा यहां वी तो क्या है, फिक्स है, ये सभी करंट्स पर डायोड में वोल्टेज का ड्रॉप 0.5 ही, ऐसा इसने लिखा भी। तो पी मैक्स अगर यहां पी मैक्स आएगा तो यहां आई क्या आएगा, आई मैक्स ही तो आएगा ना, क्योंकि ये चीज तो क्या है, फिक्स। तो यहां पर क्या आई मैक्स निकल करके आ जाएगा 0.1 वाट डिवाइड बाय 0.5 वोल्ट। ये वी की वैल्यू 0.5 है, कितना आ गया 1/5 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट है जो कि सर्किट में फ्लो कराया जा सकता है। प्रूफ कर रहा हूं, अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो करवाया, इससे ज्यादा फ्लो करवाया तो पावर कंजम्पशन 0.1 वाट से ज्यादा आ जाएगा और वो डायोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई मैक्स हो गया। इस सर्किट में आई की वैल्यू ये है, बस आर निकालना है। अब बताओ इस सर्किट में 1.5 और 0.5 का कमीशन, बताओ इस सर्किट का नेट वोल्टेज कितना है। इस सर्किट के लिए नेट वोल्टेज कैसे लिखेंगे, 1.5 माइनस 0.5 है। ये सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस बैटरी का करंट क्लॉक, इस बैटरी का करंट एंटी, ये समझाया हुआ है। दोनों बैटरीज अपोज में है, सीरीज में है। नेट वोल्टेज विल बी 1.5 माइनस डिवाइड बाय आर। क्या ये करंट हो गया, एंड ये करंट हमको पता है 1/5, इसको 1/5 के बराबर करा, ये कितना आता है 1, आर कितना आ गया 5। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंदी नहीं है, मैंने सारी बातों को बोल बोल के समझाया है, लेंदी नहीं है। बस हमने क्या किया, डायोड की मैक्सिमम पावर से आई मैक्सिमम निकाला और उस आई मैक्सिमम से आर निकाल लिए, ये काम करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन धीरे से आराम आराम से बता दिया मैंने, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे। हो गया क्वेश्चन, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि डायोड जो होता है ना, उसकी फॉरवर्ड बायसिंग में भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड बायसिंग में आप कितना भी करंट फ्लो करवा दो, भाई करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा, क्या फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का प्रैक्टिकली कुछ रेजिस्टेंस नहीं होता, क्या होता है। उस रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगा तो क्या वो रेजिस्टेंस हीट नहीं निकालेगा, क्या हीट की फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट करेगा, और अगर जरूरत से ज्यादा हीट निकली तो क्या डायोड खराब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। सो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ पावर कंजम्पशन जो है आपको बताई थी डायोड की, भले ही वो फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड में भी होता है, रिवर्स में भी लिमिट होती है। ये हो गया। इसके बाद बात कर रहे हैं 66 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये मैं अभी नहीं करा रहा, क्योंकि एक जीनर डायोड के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर दोबारा ट्राई करना। ये सर्किट और जो सर्किट हम डील कर रहे हैं ना, रेगुलेटर सर्किट वोल्टेज, वो सेम ही है, बस इसमें रजिस्टर को यूं इस तरह से वर्टिकल कर दिया है, इसको लेटा दो तो वही सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार होल्ड पे रखो, बाद में खुद ट्राई करना दोबारा। 69 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा वाले केस में रिवर्स बायसिंग, यार रिवर्स और फॉरवर्ड तो चेक करनी सीख जाओ। अब बताओ पहले ऑप्शन में -10 -5 में से कौन ज्यादा, -5 ज्यादा कहां जुड़ा हुआ है, पी पर जुड़ा हुआ है, पहले में क्या है ये फॉरवर्ड, दूसरे में -5 और 0 है, कौन सा ज्यादा, 0 कहां जुड़ा हुआ है, एन पर, ज्यादा एन पर जुड़ा है, क्या हुआ, बस रिवर्स ही पूछ रहा था। तो दूसरा आंसर है सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। यही कुछ और दिया हुआ है क्या, बस फिर अरे फॉरवर्ड रिवर्स तो सीख जाओ, है ना। हाँ, उसके बाद क्या पूछा 71 नंबर क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सीधा साधारण, क्या लिखा कहीं कि डायोड का कुछ बैरियर है, या डायोड का प्रैक्टिकल है, आइडियल नहीं है, ऐसा कहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा तो डायोड को कैसा मानेंगे, आइडियल मानेंगे। और आइडियल में चलो बता दे मुझे कि ये जो डायोड है फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, यहां पर देखकर बताओ सब लोग। पक्का फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है तो मैं क्या कर दूं, प्लेन वायर से रिप्लेस कर दूं, क्या कर दिया। दोनों रेजिस्टेंस देख लो कितने कितने, 10। वो आर तो सब में, आर को मैं आर लास्ट में जाके लगा देंगे। ये भी कितना है 10। अच्छा अब बताओ क्या पूछा, क्या है VAB पूछा। अच्छा दिक्कत ये हो गई कि हमको यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा बेसिक लग रहा है। ये सर्किट है, इस सर्किट में इस A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, देख लेना कि बिल्कुल साधारण सा करंट का सवाल है। ये दोनों रेजिस्टेंस देखने आते हैं, पैरेलल है कि सीरीज है, कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल 10 और 10 का पैरेलल 5, सबको पता है, R1 R2 बटा R1 प्लस R2 से, या जब बराबर होते हैं तो सीधा ही लिख सकते हो, हाफ हो जाता है ना।
तो चलो सर्किट दोबारा बनाओ, 10 और 10 की जगह क्या जोड़ दिया, नाम ध्यान रखो, यहाँ क्या था, यहाँ बी। मुझे किस किस के बीच वोल्टेज निकालनी है, ए और बी की निकालनी है। अच्छा, सर्किट में कुछ करंट होगा, सिंपल वाला तरीका बता रहा हूं। वैसे ये वाली चीज हमने अब जीनर में भी पढ़ी है, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो ये जो लगाई हुई वोल्टेज है, इन दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, ये तो सीरीज में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। तो जिस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज निकालनी है उस रेजिस्टेंस को रख दो ऊपर, नीचे कर दो टोटल 5 + 10 और इंटू कर दो टोटल वोल्टेज। एक तो ये तरीका जो भी जीनर में हम सीख रहे हैं, लगा रहे हैं, याद है, RS और RL दो रेजिस्टेंस पढ़ा है घर जाकर। RL पे वोल्टेज निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं, RL बटा RL + RS इंटू V, वही चीज ये की। अच्छा, कितना आ गया, 10 वोल्ट, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, ये कैसे आया होगा वो भी सुन लो। तुम बचपन में कैसे सीख के आए हो, कभी भी सीखा तो कैसे सीखा होगा, फिर हम करंट निकालते हैं पहले, फिर करंट को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 का वोल्टेज आ जाता है, यही तो बोलते हो, V = IR, ऐसे करते हो आप, ठीक है। पहले I निकालते हैं, अब I कैसे निकालते हैं बताओ, V डिवाइड बाय टोटल R करके, टोटल R कितने हैं, और इंटू ये I हो गया, V बटा R करके I आ गया, I इंटू किसका वोल्टेज निकालना है, 5 का, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये कितना आएगा, तो बात तो वही है, लिखा वही है, 5/15 × 30, 5/15 × 30, लिखी तो वही चीज हुई है। बस ये मैं ये कहता हूं कि चलो ऐसे सीधा बिना करंट निकाले दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो किसी भी एक रेजिस्टेंस पे वोल्टेज निकालना है तो उसको ऊपर नीचे टोटल इंटू टोटल वोल्टेज, RL बटा RL + RS इंटू V, वो वाली चीज वही हाँ अभी कर रहे हैं, अभी एक सवाल प्रैक्टिस करेंगे उस पर दोबारा। 71 हो गया, बस यही पूछा था ना, हो गया। रेक्टिफायर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना 78 तक। 73 से, 73 नंबर सवाल देखो, कौन सा रेक्टिफायर है ये, 73 ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। अपना सर्किट देखना ध्यान से, ब्रिज वेव रेक्टिफायर में हम कहां लोड जोड़ते हैं, कहां सप्लाई देते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको एक याद करने का तरीका बता देता हूं। जहां पर डायोड्स के PP और NN आते हैं ना, देखो कहां पर PP आ रहा है, PP समझते हो, P साइड, कहां पर PP आ रहा है, D पर, और कहां पर NN आ रहे हैं, B पर। तो जहां PP और NN आते हैं ना, वहां उन दोनों के बीच लोड जोड़ा जाता है RL, और जो बाकी बचे हुए दो है वहां पर सप्लाई जोड़ी जाती है, ठीक है। जोड़ के देख लो। चलो इसको रिपीट करता हूं, थोड़ा रेक्टिफायर को रिपीट करता हूं, ब्रिज वेव रेक्टिफायर को, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा दिमाग में, है ना। यही है ना, मैं वेजेट्स बना रहा हूं भाई, देख लो, ठीक है। ये दे रखा है इसने सवाल, बस ये पूछा कहां पर सप्लाई दूं, कहां पर लोड लगाऊं, ठीक है। सप्लाई मैं अब क्या बोल रहा हूं, मैंने याद कर रखा है कि जहां NN और PP आते हैं वहां पर क्या जोड़ा जाता है, लोड। अब तुम मैच करोगे अपने सर्किट से, उसमें लोड यूं था, मतलब उल्टा था, यूं जोड़ा हुआ था, तो जोड़ा ऐसे ही था, लेकिन इसको आप घुमा दो वैसे, ठीक है। सप्लाई कहां पर देंगे, बचे हुए दो पे, यहां पर क्या देंगे फिर, सप्लाई। तो मैंने जो सर्किट बनाया था वो इसको यूं रोटेट कर दो, वो बना रहा था, सर्किट वही है। अब ऐसा मत सोचना नहीं सर यहां जोड़ेंगे अपन RL, यहां जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यही तो सवाल है। चलो अब प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या सही काम कर रहा है क्या सर्किट। ये है अपना B, ये है D। मुझे क्या देखना होता है कि BD में करंट का डायरेक्शन एक ही बना रहे। ये कौन है, AC, यही है ना। अच्छा, ये AC सोर्स है, AC सोर्स कैसा सिग्नल देगा, AC सिग्नल। AC सिग्नल कैसा होता है, ऐसा साइनसोइडल होता है, और साइनसोइडल में कब तक, जब तक पॉजिटिव पल्स आ रही है तब तक क्या होता है, A हाई बोल दूं और C क्या होगा फिर। अब तुम बताना, चलो A अगर हाई है, ये वाला डायोड, पक्की बात है, ये वाला डायोड, एक तो ये फॉरवर्ड, यहां लो आ रहा है तो ये वाला लो N पर आ रहा है तो वो भी फॉरवर्ड, और लो P पर आ रहा है तो वो, समझ में आ गया ना। तो ये और ये, अरे यार याद नहीं किया क्या, इसका और इसके सामने वाले दोनों क्या होते हैं, फॉरवर्ड। एक बार में ये फॉरवर्ड, अगली बार में ये दोनों, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर ये और ये फॉरवर्ड हो रहे हैं। जरा देखो करंट किधर से एंट्री मारेगा, ऐसे एंट्री मारेगा, ये देखो इधर गया, अब कहां जाएगा,
बी से डी, फिर डी से सी, और अब यहां बाहर चला गया। किधर से किधर फ्लो हुआ? बी से। ये कब? जब क्या आई है? पॉजिटिव पल्स आई तब तक। और जैसे नेगेटिव पल्स आई तो क्या हो गया? क्या चेंजेस हो गए? पोलैरिटी चेंज हो गई। एसी अपना काम करेगी, पोलैरिटी चेंज करेगी। ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लो पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा? डायोड। ये दोनों पहले फॉरवर्ड थे, अब कौन से हो जाएंगे? ये दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगे। करंट किधर से एंट्री मारेगा? अरे सी हाई है ना। मैं एक ही सर्किट में सारा काम कर रहा हूं, थोड़ा कचरा हो रहा है, लेकिन पहले ढंग से समझाया हुआ है भाई। सी से एंट्री करेगा। अच्छा कौन से हाई, कौन से फॉरवर्ड है? ये वाले और ये वाले। तो इधर जाएगा क्या? अब उधर तो जाएगा नहीं, फिर से बी से डी इधर जाएगा, और फिर इधर से बाहर। तो जो समझने वाले हैं, जिसने एक बार जाके पढ़ा होगा घर पे, वो समझ गया होगा कि करंट बी से डी ही फ्लो हो रहा है दोनों के। क्या ए और सी के बीच में जोड़ के देखो फिर ना, लोड को, लोड ना ए और सी के बीच में लोड जोड़ के देखो, और बी और डी में सप्लाई जोड़ के देखो, वो कुछ नहीं बनेगा, उसमें ये वर्किंग नहीं हो पाएगी। वो वर्किंग ही तो प्रूफ कर रहा था ना मैं, कि जब यहां लोड और यहां सप्लाई दोगे तब ये बनता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। अगर आप उल्टा जोड़ दोगे तो वो नहीं बनेगा ब्रिज रेक्टिफायर। आप करके देख ले, यही तो प्रूफ कर रहा था मैं। हाँ तो याद रखिए इसमें अब, ठीक है। पीपी और एनएन जहां आ रहे हैं वहां क्या जोड़ना है? आर, और बाकी दोनों जगह पर सप्लाई। चलिए हो गए। चलिए अब अपन कर रहे थे क्या? जीना डायोड के हमने कोई सवाल आपने किया क्या? एक किया था, तो एक और करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। सब अपने नोट्स खोलिए। जीना डायोड पे एक सवाल करते हैं सब। घर पे जाके एक बार देखा क्या जीना डायोड का सवाल कैसे करवाया था? चलो मैं नहीं करवाया था क्या? एक मैं नहीं कराया था, तो अभी आपकी बारी है, ठीक है। एक साधारण सा सवाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। सर्किट ऐसा ही मिलने वाला है आपको हमेशा। ये रेजिस्टेंस इधर जोड़ दो, ये डायोड इधर जोड़ दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये और ये एक्सचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए 2 वोल्ट का जीनर डायोड है, ये इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है। ये 100 ओम, ये भी 100 ओम। बड़े आसान और सिंपल डेटा दिए मैंने, दोनों 100 ओम है, और यहां पर लगाई 5 वोल्ट। फाइंड करना है आई, IZ और IL। तो फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल निकलेगा IL, देन निकलेगा I, देन निकलेगा IZ। तो आप पिछले सवाल को रेफर करके चेक करिए कि कैसे इसको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है? VL। VL कैसे फाइंड किया जाता है? एक बार ट्राई कर लो, है ना, फिर मैं बता रहा हूं। इसको पूरे स्टेप्स के साथ दोबारा बताऊंगा, बट कुछ लोगों जिन्होंने अगर पढ़ा है घर जाकर, तो आप ट्राई करिए इसको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि डायोड का ब्रेकडाउन होगा या नहीं, बस ये चेक करेंगे। तो उसके लिए हम निकालेंगे इसकी वोल्टेज, इसके अक्रॉस। ये वोल्टेज अगर 2 से ज्यादा आ रही है तो ब्रेकडाउन होगा, नहीं आ रही तो ये डायोड कैसा बिहेव करेगा? नॉर्मल रिवर्स बायस डायोड की तरह। करिए ट्राई।
ये कर लें तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ, आप ट्राई कर लीजिए। इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है वैसे, एक फिक्स तरीका है इसको करने का, तो अगर वो तरीका आपने सीखा है तो बड़ा जल्दी जल्दी इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस डायोड को एब्सेंट मानते हुए ये सोचते हैं कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में है अगर ये जुड़ा नहीं है तो अगर मतलब अगर डायोड नहीं होता तो VL कितना होता। वैसे बड़ा सिंपल है यहाँ चेक करना, लगाई हुई वोल्टेज 5 है, क्या दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं? क्या दोनों में बराबर बराबर वोल्टेज नहीं आनी चाहिए? 5 है तो 2.5 ये ड्रॉप करेगा, 2.5 ये 2.5 का ड्रॉप होगा। पर अपन फॉर्मूला से निकालें, फॉर्मूला क्या कहता है? RL बटे RL प्लस RS इंटू V। RL कौन होता है याद करा दूं, ये RL होता है, ये RS होता है। RL लोड रेजिस्टेंस, RS सीरीज रेजिस्टेंस। खैर इससे निकालें दोनों ही, क्योंकि 100 है, ऊपर 100 होगा नीचे 200 हो जाएगा, है ना, इंटू V कितना है 5, कितना आ रहा है? अब मतलब अगर डायोड ना हो तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी, लेकिन डायोड यहाँ है तो क्या 2.5 ही इसको मिलेगी? और इस डायोड को 2.5 मिल रही है तो 2.5 वोल्ट क्या इसका ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा? हमने क्या कहा, केस सेकंड क्या था? केस सेकंड केस फर्स्ट लिखा था ना, केस सेकंड दिस VL इज क्या ग्रेटर देन VZ आ रहा है, मतलब क्या लिखेंगे? ब्रेकडाउन अकर्स। सही बात है। और जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या इसको 2.5 मिलेगी? ये क्या कर देगा? उस वोल्टेज को लिमिट कर देगा। सो VL इक्वल्स टू VZ, क्या यही होता है? VL VZ के ये सिर्फ हमने क्या किया है, मैं फिर से बता दूं, ये सिर्फ हमने चेक किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि VL 2.5 होगी। अगर VL 2 से कम आती तो फिर हम कहते हैं कि ब्रेकडाउन नहीं होगा। वो हमने आगे सवाल भी लिए, नहीं होगा तो ये डायोड कैसा बिहेव करेगा? नॉर्मल रिवर्स बायस डायोड की तरह, क्योंकि रिवर्स बायस ही तो है। लेकिन रिवर्स बायस में ये जो वोल्टेज अगर इसके ब्रेकडाउन से ज्यादा आ रही है तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये वोल्टेज फिर VL VZ के बराबर होगा, 2 से उठने ज्यादा ऊपर नहीं जाने देगा। अच्छा, ये आपका 2 वोल्ट हो गया। क्या अब इससे हम IL निकालेंगे? सबसे पहले बोलो IL क्या लिखूं? चलो ऐसा लिख सकता हूं क्या, VL बराबर IL इंटू RL। बोलो ये लगा सकता हूं क्या? यहां से IL नहीं आएगा, IL आ जाएगा VL। VL कितना है? 2, और RL कितना है जरा देखो, 100। बोल कितना हुआ ये? तो 2/100 मतलब 20/1000, 20/1000 मतलब 20 मिली एम्पियर। तो ये IL आ गया। अच्छा, 5 में से 2 इन, ये दोनों पैरेलल हैं, तो 5 में से 2 इन दोनों को मिला तो बचा कितना? 3। यहां कितना आता है? V माइनस VL। अगर मैं इसको V बोल रहा हूं तो V में से VL कम कर दो, ये इसको मिल जाएगा। अब बताओ क्या ये IS निकलेगा? IS कैसे निकलेगा? सॉरी I बोल रहे हैं ना इसको, I कैसे निकलेगा? यहाँ की वोल्टेज डिवाइड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस। यहाँ की वोल्टेज कितनी है? V माइनस VL डिवाइड बाय RS। V कितना लगाया हमने? 5। VL कितना था? 2। तो यहाँ इसको 3 मिलने वाली है ना। ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, आप पेपर में डायरेक्ट कर देंगे। भाई 5 में से 2 इसको मिल गई, 3 इसको मिली, 3/100 कर दिया। कितना आया बोलो? 3/100, 30/1000, 30 मिली। बस सवाल खत्म हो चुका है। यहाँ 30 आई है, इस रास्ते में 20 गई है, बची कितनी? 10 कहाँ जाएगी? इसमें जाएगी ना। यहाँ आ रही है 30, यहाँ जा रही है 20, तो बची कितनी? 10। 10 यहीं तो जाएगी, 2 रास्तों में बटेगा करंट। तो बोलो IZ क्या आ जाएगा? I माइनस IL यानी 10। ठीक है, यही पूछा था। अब यहां पर एक सवाल और मैं ऐड कर देता हूं। ये पूछेगा बताओ डायोड कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है? डायोड के द्वारा कंज्यूम की गई पावर P का फॉर्मूला क्या है पता है? VI। क्या डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी पता है? 2 वोल्ट। करंट कितना डायोड में से फ्लो हो रहा है? 10 मिली। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द डायोड PZ विल बी VZ IZ। ये साइड में एक लिख लेना, PZ का पावर कंज्यूम्ड बाय डायोड, निकाल लोगे ना फिर। VZ है आपका 2 और IZ है 10 मिली, तो 20 मिलीवाट आ जाएगा। करंट मिली में है ना, चाहे तो लिख सकते।
ये आ जाएगा 20 मिली वाट। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कहीं ना कहीं, आपको एक आध सवाल मिल जाएगा इसका। वो कर लिया तो अब मैंने वो स्टेप वाइज बता दिया है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इसमें मैं आपको पहले बता दूं 12 वाले केस में ब्रेकडाउन नहीं होगा, 18 में ब्रेकडाउन होगा। तो एक बार ट्राई करिए, है ना, ट्राई करें सब फटाफट से। तरीका मैंने यही तरीका पिछली बार बताया था, फिर से दूसरी बार रिपीट किया है, लेकिन ये मैंने ब्रेकडाउन वाला सवाल उठाया। क्यों? क्योंकि पेपर में जीनर पे सवाल आएगा तो ब्रेकडाउन का ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर पहले आप लेकिन चेक करेंगे VL, ये 10 वोल्ट क्या होता है VZ, डायोड पे लिखी हुई जो वैल्यू है वो उसका VZ है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड VL। तरीका पता है, RL बटा RL प्लस RS इंटू V करके। देखिए VL 12 से कम आ रहा है या ज्यादा, फर्स्ट वाले केस में चेक करिए। दोनों केसेस में करंट फाइंड करिए। अभी मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट फिर रिपीट करूंगा। यहाँ पर यहाँ ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, पिछली बार बताया था। हालांकि जब ब्रेकडाउन नहीं होता तो डायोड कैसे, भूल जाओ सब कुछ, डायोड को फिर कैसे ट्रीट करो, नॉर्मल डायोड की तरह। और नॉर्मल डायोड में, रिवर्स बायस में डायोड क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट करके सवाल को कर दो। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूं जो हमने वो पहला वाला सवाल किया उसके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 18 वाला। तो अगर आपको पहले में दिक्कत भी आ रही है तो दूसरे इसको तो सब करेंगे ही करेंगे, दूसरा पहले ट्राई कर लो, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है। बिल्कुल उसकी कॉपी करनी है, जैसे ये किया वैसे ही वो करना है 18 वोल्ट के लिए, बिल्कुल कॉपी करनी है, बस डेटा डिफरेंट है, देख लो आप। सिस्टम है बिल्कुल सिस्टमेटिकली ऐसे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप तो करंट्स फाइंड करिए सीधे। अब मैं भी नहीं लिखूंगा बार बार। ये रब कर दूं मैं, ये वाला क्वेश्चन कर लिया, करना वही है, I L then I then IZ। चलिए करिए जल्दी से। कौन सा पार्ट करा है? फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट पहले कौन सा करें अपन, सेकंड कर लें, फर्स्ट करते हैं। चलो चलो मैं 1 मिनट और रुक रहा हूं, ट्राई कर लीजिए। चलिए तो
करते हैं। अब मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ फिर से बिल्कुल बेसिक स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूँ, देख लेना, बस फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने V लगाया, V 12 वोल्ट लगाया। 12 वोल्ट लगाने पर इन दोनों को बांटिए पहले 12 वोल्ट। सबसे पहले देखिए इस 500 को कितना मिल रहा है, तो मैं VL निकाल रहा हूँ। VL आएगा 500 है ना, 500 बाय टोटल 750, 500 प्लस 250 इंटू अप्लाइड वोल्टेज 12, कितना आ रहा है ये 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आ रहा है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। मतलब अगर ये डायोड नहीं भी है ना तो भी यहाँ पर 8 ही आ रही है। पर ये एक्टिव कब होगा, ये अपना जो वर्किंग है इसकी तब आएगी फॉर्म में जब वोल्टेज इसको 10 या 10 से ज्यादा मिलेगी, यानी ब्रेकडाउन तब होगा जब 10 से ज्यादा मिलेगी। इसको मिली नहीं रही 10, इसको मिली कितनी रही है 8। क्या 8 वोल्ट पे इसका ब्रेकडाउन होगा? दिस इज लेस देन VZ, क्या लिखेंगे, नो ब्रेकडाउन। और जब ब्रेकडाउन ही नहीं होता तो फिर डायोड कैसा बिहेव करेगा, सिंपल रिवर्स बायस डायोड की तरह। तो मैं सर्किट बना देता हूं, चलो। सिंपल रिवर्स बायस केस में डायोड कैसा बिहेव करता है, क्या अब इस सर्किट में, इस सिंपल से सर्किट में क्या तुम करंट नहीं निकाल सकते? देखिए यही बन गया कि नहीं बन गया, कितना लगाया था 12, कितना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दोनों सीरीज में हो गए ना, ये 250 और 50, तो बोलो आई कितना आया, क्या आई, अच्छा IZ बताओ पहले कितना होगा, IZ भाई डायोड अगर रिवर्स बायस है तो IZ तो हो जाएगा 0, और फिर जितना I होगा क्या उतना ही IL हो जाएगा। तो I बराबर IL बराबर 12/750, ये कितना होता है 16 मिली एम्पियर। कर सकते हैं सब लोग? अच्छा 16 कैसे आया होगा पता लगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर हो गया 48, नीचे हो गया 3000, ठीक है, ये बन जाएगा 48/3000, और 3 से 48 को काटो तो क्या बन गया 16/1000, तो 16/1000 मतलब 6। तो ये हमारी जो हैबिट है ये सिर्फ मिली एम्पियर बनाने के लिए, बात समझ आ रही है? तो 16 मिली एम्पियर आ गया, ये समझ आ गया। जब ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, लेकिन इस पे चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैंने पहले वही वाला सवाल कराया ब्रेकडाउन वाला। और ये वाला कौन सा केस है चेक करते हैं, यहां पर चेक करें दोबारा से, VL कितना आएगा, वैसे ही 500 चेक कर लेते हैं, वही RL बटा RL प्लस RS इंटू 18 वोल्ट लगाया, कितना आ रहा है, एक मिनट कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ओके 12 वोल्ट। मतलब अगर ये डायोड प्रेजेंट ना हो तो यहाँ 12 आएगा, और ये 12 ही इसको देगा, अगर डायोड प्रेजेंट इसको 12 देगा, 12 देगा तो 12 पर क्या इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, बिकॉज दिस वोल्टेज इज ग्रेटर देन VZ। VZ की 10 है ना VZ, तो ये वोल्ट VZ से ज्यादा आ रही है, तो क्या लिखेंगे, ब्रेकडाउन अकर्स। और ब्रेकडाउन होगा तो उस केस में क्या इस लोड को RL को 12 मिलेगी, क्या इस RL को 12 वोल्ट मिलेगी, ब्रेकडाउन हो गया तो यहां लिखेंगे सो VL बराबर VZ, और VZ कितना है 10 वोल्ट है। तो इस 500 ओम को 12 नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमने क्या किया है, फिर से बोलो, चेक किया है, ये सिर्फ हमने दोबारा चेक किया, ये किया है कि ये ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है 12 आया तो इसको 12 मिलेगी, क्योंकि वो VZ से ज्यादा है। तो चलिए, तो ये 10 मिलेगी, तो बताओ क्या यहां से अब फिर से पूछूं मैं, I निकल जाएगा, IL सॉरी IL है ना, ये IL होगा कितना बोलो, यहाँ वोल्टेज कितनी है 10, नीचे वो रेजिस्टेंस 500, कितना आएगा बोलो 20 मिली एम्पियर। सिंपल कैलकुलेशन है, 20/1000 हो गया, 20 मिली एम्पियर IL आया। अच्छा अब यहाँ लगाया कितना था 18 वोल्ट, 18 में से 10 इन दोनों को चला गया, बोलो इसको कितना मिला, आउट ऑफ 18 10 यहाँ गया तो यहाँ बचा 8, तो क्या I निकल जाएगा। मैं अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, यहाँ इसको मिल रही है 8 डिवाइड बाय कितना है 250 डिवाइड बाय 250। अच्छा अब क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, 4 से, नीचे 1000 हो जाएगा, ऊपर 32 हो जाएगा, तो कितना बना 32 मिली, तो 32 मिली आ रहा है पीछे से, और इस लोड को कितना जा रहा है 20, बचा कितना 12, तो IZ कितना हो गया 12 मिली है। बोलो इसको और वो इस सवाल को देखना, यहाँ जो किया था बिल्कुल सेम है, आप एक एक स्टेप सेम है, एक्सेप्ट डेटा, यार इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, हो जाएगा ना।
आप मॉड्यूल के सवाल देखना, 2-3 सवाल मिलेंगे एक्सरसाइज 1 में, वो आप अब करना दोबारा से, जो आज पूछ रहे थे उसको ट्राई करना दोबारा। हो गया प्रैक्टिस? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। अगर ये लिख लिए तो कोई बात नहीं, साइड में लिख लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, मैं एक डेटा आपको दे रहा हूं, ये लिख लिया क्या सबने? करिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप फॉर प्रैक्टिस, आप चाहे जगह हो वहां लिख लीजिए या रफ में लिख लीजिए। ठीक है, वोल्ट यार, इसी को हटा देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। हो गया क्या? ये अपने आप करना, ठीक है। वहां वो क्वेश्चन ही तो क्वेश्चन में नहीं लिखा गया, वो पिछला क्वेश्चन तो ये तो लिख ही लिया ना, कितनी देर से लिखा हुआ है यार ये तो। हाँ, वो तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ ना, वहां स्पेस नहीं था इसलिए दोबारा लिख। 5 वोल्ट का है ये, ठीक है। ये ले लेते हैं अपन 2K और लेते हैं 4K। 2K 4K समझते ही हो, ठीक है। 6 निकालना सब की सब वैल्यूज, ठीक है। ये आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए इसको सब लिख लो, अपने अपने घर ले जाना, आराम से ट्राई करना, ठीक है। हाँ, लिख लिया क्वेश्चन भाई? चलिए सब लोगों को ध्यान देना है, जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखकर आगे आते हैं अपन एलईडी पर। 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पढ़नी। ऑप्टो इलेक्ट्रो, ऑप्टो क्यों बोलते हैं? ऑप्टो किसके लिए यूज होता है? लाइट के लिए। तो 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है अपनी, एक है एलईडी, दूसरी है फोटो डायोड, तीसरी है सोलर सेल। तो सबसे पहले सब लोग ध्यान दीजिए, एलईडी की बात करें। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है पता है सबको? लाइट एमिटिंग डायोड। लिखा नहीं है मैंने। ये क्या है? एलईडी का सिंबल है। तो डायोड तो बनाया हुआ सिंपल, लेकिन डायोड से 3 लाइनें निकल रही दिख रही हैं। ये क्या बता रही हैं? लाइट निकलेगी इसमें से। अच्छा, क्या ये डायोड फॉरवर्ड दिख रहा है कि रिवर्स दिख रहा है बताओ? मतलब एक बात पक्की मान लो कि एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही यूज करनी है, रिवर्स बायस में यूज नहीं होती है। रिवर्स बायस में एलईडी लाइट नहीं देगी। रीजन लॉजिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, चलो एक बार याद करते हैं सब लोग। जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया था, क्या हो रहा था बताइए? सबसे पहले क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की ओर अप्रोच कर रहे थे? फॉलो करते जाना, सुनते जाना और अपनी मेमोरी पे थोड़ा जोर डालना। ऐसे नहीं सिर्फ सुन के हाँ हाँ कर देते हो, बाद में पूछते हो सर भूल गए, पता नहीं लगा। फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन की ओर आते हैं। डिप्लेशन लेयर नैरो होती है, बैरियर खत्म होने वाला होता है। कब खत्म हो जाता है बैरियर? जब लगाई हुई वोल्टेज बैरियर से ज्यादा हो, और बैरियर खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या? मेजॉरिटी जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं। और एक बात और बताओ, इधर से आए होल, इधर से आए इलेक्ट्रॉन क्रॉस तो करेंगे, क्या रास्ते में कोई एक का दुक्का मिलेंगे? नहीं, मिलन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। क्या कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। अब जब भी इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन होते हैं तो निकलती है एनर्जी निकलती है। ऐसा क्यों? एक बात बता, इलेक्ट्रॉन और होल बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए क्या लगता है? लगती है ना? कितनी लगती है कोई बता सकता है? कितनी लगती है बता सकता है कोई? इलेक्ट्रॉन और होल बनाना है, कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन होल? वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पहुंच गया, तो वैलेंस बैंड में क्या बन गया? होल। कंडक्शन में क्या हो गया? एक फ्री। इसको नॉर्मल भाषा में बोलेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में, तो ये बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, और वहां पर क्या बन गया? वैकेंसी, जिसको बोला होल। उसके लिए क्या लग रही है?
एनर्जी। तो यार एनर्जी दी आपने, जब बने, जब वापस मिल जाएंगे तो क्या आपको नहीं मिलनी चाहिए वापस? तो वही चीज है, जरा यहां देखो सब लोग, यहां पर जब आप क्या करते हो, एनर्जी देते हो, तो क्या होता है, यहां का इलेक्ट्रॉन, ये कौन है, वीबी सीबी, समझ में आ गया, याद आया, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गया, यहां फ्री है, और यहां क्या क्रिएट करके गया, उसके लिए आपको देना पड़ा, कितनी देनी पड़ी कोई बताएगा? डेल्टा इजी, मिनिमम डेल्टा इजी देनी पड़ती है। और अब क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग में मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों रिकंबाइन हो रहे हैं। रिकंबाइन होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर लौट आया, ये इलेक्ट्रॉन वापस आकर इस होल में मिल गया, तो इसी को तो रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब बताओ कितनी एनर्जी निकलेगी? यस, जितनी दी थी उतनी निकलेगी यहां पर। तो यही होता है जब भी कोई पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग लगाई जाती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी रिलीज होती है। कितनी निकलनी चाहिए? डेल्टा एजी, कायदे से इतनी निकलनी चाहिए। अब यहां पर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उनका डेल्टा एजी पता है आपको कितना होता है? सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भूल गए। जर्मेनियम का कितना होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, एक बैरियर होता है और एक डेल्टा एजी होता है, उन दोनों में, है ना। तो हम वापस बात कर रहे हैं पहले दूसरे लेक्चर की। डेल्टा इजी सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब यहां पर तुमको पता है कि इतनी एनर्जी निकली, क्या इस एनर्जी से ये एनर्जी ईएम वेव की फॉर्म में होगी? अच्छा, ये एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चाहिए, तो कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो, डेल्टा इजी इज व्हाट, एच न्यू, न्यू बराबर सी बाय एच, और सी सोल्व करके 12400 बन जाता है क्या? तो लैम्डा आ गया 12400 डिवाइड बाय, हो जाएगा, जिसमें डेल्टा इजी किस में पुट करना है, लैम्डा किस में आएगा? ये तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तो क्या हम इससे वेवलेंथ निकाल सकते हैं जो एनर्जी निकली? निकाल के देखें। अगर मैं बात करता हूं किसकी, सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए डेल्टा इजी कितना होता है? 1.1। तो सिलिकॉन के लिए वेवलेंथ जो निकलेगी, रख के देखोगे ना 1.1, तो आपका जो वेवलेंथ आएगा वो लाइट की वेवलेंथ रेंज से पार आएगा। 1.1 लगभग एक ही मान ले, 12400 बटा 1.1 क्या आएगा? लगभग 12000, नियर टू 12000। अब बताओ 12000 एंगस्ट्रॉम क्या विजिबल लाइट है क्या? पता है विजिबल लाइट की वेवलेंथ? ये विजिबल लाइट तो नहीं है, ये इंफ्रारेड रीजन है, ठीक है। तो यहां पर जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, मैंने एक एग्जांपल दिया, उनकी जो एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में नहीं निकलेगी। तो किसकी निकलेगी लाइट की फॉर्म में? कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं, देखिए कौन, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फाइड, इंडियम फास्फाइड, ऐसे कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो कौन लोग हैं ये? जिन लोगों का डेल्टा इजी 4, डेल्टा इजी इज इक्वल्स टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकी जो एनर्जी होगी, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ अगर आप चेक करो तो वेवलेंथ विजिबल लाइट की रेंज में आती है। तो यहां पर ये किनकी होती है? ये किसके लिए होती है? 4 गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फाइड, ठीक है, इंडियम फास्फाइड, ऐसे और भी होते, ठीक है, कंपाउंड। तो इन लोगों का एनर्जी बैंड गैप इतना है, तो बताओ इन लोगों के लिए एनर्जी कितनी निकलेगी? इतनी निकलेगी ना। चलो, तो डेल्टा इजी 1.8 के लिए मैं बताऊं, लैम्डा कितना आएगा? 12400 डिवाइड बाय 1.8, ये जो है आपका लगभग आएगा 3, ये आएगा आपका 6,888, देख लेना इतना कुछ आता है। बताओ क्या ये लाइट है? क्या ये विजिबल लाइट है? पता है ना सबको, 3800 3800 से अप्रोक्स 6800 7,000 लाइट आता है, विजिबल लाइट आता है। मतलब अगर हम इस बैंड गैप का अगर सेमीकंडक्टर लें, उसको अगर फॉरवर्ड बायस करें, तो उससे हमको जो लाइट एनर्जी मिलेगी वो लाइट की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। ये कौन सी लाइट है, कोई बताएगा? ये कौन सी लाइट है? रेड के आसपास की लाइट है ना। अच्छा, दूसरा हम ये किसके लिए निकाला है? 1.8। ऐसी अगर मैं किसके लिए निकालूं, 4 डेल्टा इजी इज इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो 3 के लिए निकालें, बताओ मुझे कितना आएगा? 12400 डिवाइड बाय 3, काटो इसको, 4133। बताओ क्या ये विजिबल लाइट की रेंज में है? तो आप
बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है एनर्जी सब में निकलेगी, लेकिन किस वाले सेमीकंडक्टर में एनर्जी विजिबल लाइट की रेंज में होगी? उन लोगों की जिनका एनर्जी बैंड गैप 1.8 से 3 हो। और ये किनका होता है? इन लोगों का। बात समझ आ गई? बस इतनी सी कहानी है, हो गया। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, हम फॉरवर्ड बायसिंग में आईवी कर्व बनाते हैं ना, आईवी फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसा कर्व नहीं बनाया था? ऐसा बना था, ये पोटेंशियल बैरियर। यहां पर मैं 3 लोगों का आईवी कर्व बना रहा हूं। कौन 3 लोग? एक रेड कलर की लाइट, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो सबसे मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी किस लाइट की होती है? रेड की या वॉयलेट की? ये पता है आपको? रेड का वेवलेंथ सबसे, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो सबसे कम एनर्जी होती है। अब एक बात और समझे, एक फैक्ट अपन समझे, जिस बंदे का, जिस मटेरियल का डेल्टा Eg कम होता है ना, उसका वी नोट बैरियर भी क्या होता है? कम होता है, पोटेंशियल बैरियर भी कम होता है। सिलिकॉन से बने हुए पीएन जंक्शन डायोड का बैरियर कितना होता था? और जर्मेनियम से बने हुए पीएन जंक्शन डायोड का बैरियर कितना होता था? 0.3 होता था। सिलिकॉन का डेल्टा Eg कितना है? उसका डेल्टा Eg ज्यादा है क्या? उसका बैरियर भी क्या है? जर्मेनियम का डेल्टा Eg कितना है? 0.7। उसका बैरियर कितना है? तो उसका बैरियर भी कम है कि नहीं है? तो जिन लोगों का डेल्टा Eg ज्यादा है उनका बैरियर भी क्या होगा? और डेल्टा Eg जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? डेल्टा Eg जिसका डेल्टा Eg ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी तो निकालेगा। अरे डेल्टा Eg ही तो निकलने वाली एनर्जी है। तो अब बताओ रेड और वायलेट में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? वॉयलेट की एनर्जी, वॉयलेट का डेल्टा Eg ज्यादा होना चाहिए। तो वॉयलेट से बने हुए, वॉयलेट जो निकाल रहा है डायोड, उसका बैरियर क्या होना चाहिए? बैरियर भी ज्यादा होना चाहिए। इन दोनों में से बैरियर किसका ज्यादा है? इधर वाले का ज्यादा है। तो ये वाला कलर, ये वाला ग्राफ किसका होगा? सॉरी, वॉयलेट के लिए, वॉयलेट का होगा। और ये वाला ग्राफ किसका होगा? पहले वाला, रेड का। और बीच में कौन आएगा? येलो। यही तो आता है ना, विब ग्योर सुना है क्या? विब ग्योर में बीच में येलो ही आता है ना। ठीक है, ये बात मैं यहां लिखूंगा, समझ जाओगे आप, डोंट वरी। मैंने इतनी बात बताई, जिस बंदे का डेल्टा Eg ज्यादा होता है ना, उसका वी नोट भी क्या होता है? मुझे यहां कैसे पता लग रहा है कि वी नोट किसका ज्यादा है? पता चल रहा है क्या यार? सीधी सी बात है, ये रहा वी नोट, ये रहा वी नोट, इसका वी नोट ये रहा। ये किसका वी नोट है? वी नोट रेड। ये किसका वी नोट है? वी नोट वायलेट। किसका ज्यादा है? वायलेट का। क्या वायलेट की एनर्जी ज्यादा है? तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका बैरियर भी, ये बात बोल रहा हूं मैं, इसी आधार पर मैंने ग्राफ खींच दी। ठीक है, लॉजिक बताया है, रट लो सीधा। ठीक है, बाकी ये चीज, ये फॉर्मूला क्या हमको बहुत कॉमन फॉर्मूला यूज आ रहा है ना, बस आपको पूछ सकता है कि एक एलईडी का जो मटेरियल है उसका एनर्जी बैंड गैप इतना है, बीच में दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ उससे कितने वेवलेंथ की लाइट निकलेगी? लगा देना बस। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। करिए, इसको नोट करिए, बहुत टाइम लगा दिया इस पे, जल्दी करिए। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा दे दिए, सारे सोल्व कर दिए। 1.83 करिए, इसको फटाफट से नोट कर दीजिए। ठीक है ना, फोटो डायोड करते हैं, यहां लिख देता हूं, डेल्टा Eg हाई, वी नोट हाई। ठीक है, तो हमें पता है वॉयलेट का एनर्जी ज्यादा होता है, जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसका बैरियर भी ज्यादा होगा। विजिबल लाइट रेंज, not light, this is not light। तो सिलिकॉन का डायोड लेकर उसको अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे तो उसमें एनर्जी निकलेगी, लेकिन इंफ्रारेड रेंज की, जो हमको दिखती नहीं है। लेकिन अगर इनकी बनाएंगे, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फाइड, तो इनकी जो एनर्जी होगी उनकी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ विजिबल होगी।
हमें कलर दिखेंगे। तो ये 688, हाँ ये लगभग आउटर जो अपर रेंज है इसमें कलर क्या होगा, रेड। और जो 4000 या उसके आसपास के हैं वो क्या होगा, वायलेट। वेवलेंथ वायलेट की कम होती है, रेड की ज्यादा होती है, ऐसे होता है ना। ये नहीं पूछेगा कोई, इसकी चिंता मत करो कि कौन से कलर की एलईडी बनेगी, ऐसा नहीं पूछेगा। बस हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, रिवर्स बायसिंग लगा देते तो क्या ऐसा होता, क्या रिवर्स बायसिंग में रिकॉम्बिनेशन होता? नहीं होता, उसमें तो मेजॉरिटी दूर भाग जाते। तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो क्या लाइट निकलती? बस। तो इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग में ही एलईडी यूज करते हैं, उसी में आपको एनर्जी रिलीज होती है। तो लॉजिकल है पूरा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। हाँ, एक पॉइंट इसमें ये जरूर है कि जो निकलने वाली एनर्जी है, क्या वो सारी की सारी एनर्जी लाइट की फॉर्म में चली जाती है? नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा 5% हीट में भी जाता है। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नोट करा दूंगा आपको, जल्दी करिए फिर, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वही बातें लिखी हैं, देख लो ना। इन एफ बी फॉरवर्ड बाय सम इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइन एंड एनर्जी रिलीज्ड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई जी, एंड फॉर सम कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनिक फास्फेट डेल्टा ई जी इज इन द रेंज ऑफ लाइट एनर्जी रेंज, एंड फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डेल्टा ई जी इन इंफ्रारेड रेंज। तो सारी बातें लिख दी हैं, जो बताई थी वही लिखी हुई है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ इसमें एलईडी में बात नहीं करता है, ठीक है। जैसा ही कोई थ्योरेटिकल सवाल आएगा इस पर, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल अगले में बनेगा फोटो डायोड। हो गया ये व्हाइट बोर्ड, जल्दी करिए भैया, इसको कंप्लीट कर ले कम से कम ना। आज मुझे लगा था ट्रांजिस्टर शुरू कर देंगे अपन, लेकिन ये दो पूरी हो जाए तो ही बहुत है। हाँ हाँ, एनर्जी देखो, एनर्जी पहले से जो आपका डायोड था, डायोड में ऑलरेडी एक डिप्लेशन लेयर प्रेजेंट रहती है। जब तक उस पर बैटरी नहीं लगाया तो ऑलरेडी एक प्रेजेंट है। अब जब बैटरी लगा दी तो उस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग कर दी तो उस केस में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर नैरो होगी, कुछ चार्ज कैरियर्स होल और इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, और नियर टू द जंक्शन कुछ उनमें रिकम्बाइन हो जाएंगे। कुछ जंक्शन को क्रॉस करेंगे, करंट बनाएंगे, लेकिन कुछ उनमें से क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन। और रिकम्बाइन होते ही एनर्जी तो रिलीज होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जब बने थे इलेक्ट्रॉन और होल तो उसको दी जाती है एनर्जी, तभी बनते हैं। तो जब वो वापस से रिकम्बाइन होंगे तो एनर्जी निकलनी चाहिए, तो वही चीज हो रही है। सब कुछ बनाना है, ये फटाफट लिखिए। ये मैंने इसका लॉजिक लिख दिया भाई, इफ डेल्टा इज हाई वी नोट विल बी हाई। तो ये आप खुद सोच लेना, मैंने कोई लाइन ही नहीं लिखी है ना। आप एग्जाम्पल सोच लेना खुद। सिलिकॉन के केस में जैसे सोच लेना, सिलिकॉन का डेल्टा ई जी ज्यादा था, उसका वी नोट भी ज्यादा था। जर्मेनियम का डेल्टा ई जी कम था, उसका वी नोट भी कम था। हाँ क्या, IR इंफ्रारेड रेंज, ये जो है आपको अलग से एक चैप्टर है आपका EM वेव, ठीक है, उसमें सारी रेंजेस आ जाएंगी, ठीक है। एक टेबल है पूरी की पूरी जिसमें आपको सारी,
नहीं पता नहीं, वो बाद में देखेंगे। हाँ चलिए इसको कंप्लीट कर लिया सबने, ये व्हाइट बोर्ड में हटा रहा हूँ, ठीक है। एलईडी के बाद सेकंड जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस हम देख रहे हैं, तो ये समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। दिस इज फोटो डायोड। टीवी का जो रिमोट होता है, आपका टीवी का जो रिमोट होता है ना, उस रिमोट में आगे आप देखे होंगे छोटा सा बल्ब लगा हुआ दिखता है, एलईडी जैसा ही दिखता है वो, लेकिन वो असल में वो एलईडी नहीं होता। वो टीवी के रिमोट में एलईडी होता है, लेकिन वो जो सामने कोई है भी तो ना रिसीव करने वाला, टीवी में जो है ना आगे लगा होता है फोटो डायोड। बताता हूँ कैसे लगा होता है और क्या काम होता है इसका। चलिए तो पहले लिख लेते हैं, फटाफट से साथ लिखिए फिर बात करते हैं। चलिए इसमें फिर उल्टा प्रोसेस ही करना है हमको, इसमें थ्योरी नहीं लिखनी है कोई ज्यादा। चलिए ये हो गया, करिए भाई फटाफट बना लीजिए, इसको कंप्लीट करिए, उसको फिर अपन डिस्कस करते हैं। उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लिखने का है भी नहीं, और एलईडी का जस्ट उल्टा प्रोसेस है, तो बहुत आराम से आप उसको समझ सकते हैं। लॉजिकली एलईडी में सारी चीजें क्लियर हो गई ना, बिल्कुल वैसे ही फोटो डायोड में है, ठीक है। डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो डायोड ये करता है। तो ये नॉर्मल डायोड जैसा ही सिंबल है, ठीक है। बस इसमें फर्क देख लेना आप क्या है इसमें और एलईडी में। इसमें रिवर्स बायस में यूज करेंगे, इसमें लाइट निकल रही है क्या आ रही है, आ रही है। कहां से आ रही है, हम दे रहे हैं इसको लाइट, है ना। हाँ चलिए तो इसको समझते हैं सब लोग। एक बार देखिए, मुझे एक बात बताइए, एक नॉर्मल सा पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो आपका पीएन डायोड होता है रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायस पीएन, पी साइड में मैंने बैटरी का नेगेटिव, एन साइड बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा, ठीक है। अच्छा, इस केस में करंट जो फ्लो होगा, करंट फ्लो होता है क्या रिवर्स बायस में? होता है प्रैक्टिकली? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है क्या? होता है प्रैक्टिकली, कुछ करंट फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि लगभग नेग्लिजिबल सा होता है, ठीक है वही है, उसका ग्राफ हमने ऐसा बनाया था, लगभग नेग्लिजिबल सा करंट फ्लो होता है। आप वोल्टेज कितनी भी लगा लो, नेग्लिजिबल सा करंट फ्लो होता है, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं ना, I01। अच्छा, अब मुझे बताइए, जो नेग्लिजिबल या थोड़ा सा भी करंट फ्लो हो रहा है, इसका कारण कौन है? कौन से चार्ज कैरियर है? जो सिंपल सी बात है, माइनॉरिटी कैरियर्स। अच्छा, माइनॉरिटी नंबर में फिक्स है, इस वजह से करंट बढ़ नहीं पा रहा है। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो फिर भी नहीं बढ़ पा रहा है। अब अगर मैं नंबर ऑफ माइनॉरिटी या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ही बढ़ा दूं डायोड में, तो क्या तब भी करंट नहीं बनेगा? तब तो बनना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब बताओ, क्या ज्यादा चार्ज कैरियर प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगेगा? हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे? पर क्या टेम्परेचर बढ़ाना ये कोई सॉल्यूशन है क्या? नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए, इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर इसको ले ही लेता हूँ, चलो एक रफ फेयर डायग्राम। पी साइड, एन साइड आपने लगाया हुआ है रिवर्स बायस, ठीक है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिप्लेशन रीजन है, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, कुछ माइनॉरिटी, एन साइड का माइनॉरिटी कौन है? होल।
होल इधर जा रहा है, पी साइड का माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन, वो इधर जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत करंट बन रहा है, माइनॉरिटी करंट जो आपको दिख रहा है। अब अगर इस पीएन जंक्शन पर मैं लाइट इंसिडेंट कर दूं, पहले मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था, अरे हमको देना तो एनर्जी है ना, क्या एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर से ही मिल सकती है क्या? अगर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो लाइट इंसिडेंट करने से क्या इलेक्ट्रॉन और होल पेयर नहीं जनरेट हो सकते? क्या हो सकते हैं, लेकिन इधर देखो एनर्जी बैंड डायग्राम वीबी सीबी, वीबी और सीबी, तो बताइए इसमें वीबी यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पर है क्या वैलेंस बैंड में? इसको मुझे कहां पहुंचाना है, कंडक्शन में पहुंचाना है, पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना? अरे फ्री करने के लिए तो करना है। अगर ये यहां पहुंच गया तो नीचे होल क्रिएट होगा, इसके लिए क्या होगा, क्या लगेगी? अब तुम बताओ, एनर्जी देने से हो जाएगा, लेकिन मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कोई बता सकता है कितनी देनी पड़ेगी? डेल्टा ईजी जितना है उतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि लाइट गिराकर आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और उससे आपका बनने वाला करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो ग्राफ, ये वाला जो कर्व है मान लो I1 इंटेंसिटी पर बना, लाइट हमने बिल्कुल थोड़ी सी गिराई, लेकिन अगर अपन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या करंट और ज्यादा हो जाना चाहिए? आप अगर लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ा दें तो करंट और ज्यादा हो जाना चाहिए। अब इन तीनों में से फर्क बताओ, ये I1 2 3 क्या है, इंसिडेंट की जाने वाले लाइट का इंटेंसिटी। तो कंपेयर कर सकते हो किस केस में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, किस में सबसे ज्यादा है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इस केस में करंट क्या है, सबसे ज्यादा। ये I नोट करंट है, ये I इंटेंसिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इंटेंसिटी का फंडा और बता देता हूं कि लाइट की इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ लाइट फोटॉन्स बढ़ते हैं। फोटॉन सुना है? फोटोन लाइट की ड्यूअल नेचर होती है ना, एक तो वेव नेचर होती है, एक फोटोन। तो फोटॉन्स बहुत सारे, आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटॉन्स बढ़ेंगे, और होता क्या, एक फोटोन जाकर यहां के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी सारी दे देता है। अच्छा, उसने एनर्जी दे दी, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो उसका असर किस पर होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो क्या नंबर ऑफ फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्री होल भी होंगे, क्या उतना ही करंट बढ़ने वाला है क्या? यस। तो लाइट का इंटेंसिटी का सीधा असर किस पर हो रहा है, करंट पर। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब हमें ये कंडीशन और निकालनी है कि मिनिमम कितनी एनर्जी हमको देनी है जिससे ये काम हो, उसमें भी तो कुछ बाउंडेशन है। डेल्टा ई से कम एनर्जी दूंगा तो होगा क्या? तो यहां एक लाइन लिखे, टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर एच न्यू क्या है, इंसिडेंट, यहां ब्रैकेट में लिखता हूं इंसिडेंट एनर्जी, वो एनर्जी डेफिनेटली लाइट की फॉर्म में, इंसिडेंट लाइट एनर्जी एच न्यू, दैट शुड बी डेल्टा ई से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और नहीं भी ज्यादा हो तो कम से कम कितना होना चाहिए, एच न्यू मिनिमम शुड बी डेल्टा ई, तब जाकर होगा कि नहीं होगा। तो यहां से क्या न्यू मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट कैन बी डिटेक्टेड। ऐसा सवाल पूछेगा, कितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी वो डिटेक्ट कर सकता, डिटेक्ट करने का मतलब कितनी वो एक्सेप्ट करेगा। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी आई तो वो एक्सेप्ट ही, भाई इसको चाहिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपन दे इसको रहे हैं 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये रिजेक्ट कर देगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो डिटेक्ट कब करता है, जब न्यू मिनिमम हो। अच्छा, न्यू मिनिमम से क्या वेवलेंथ आ जाएगा, इसको क्या लिखूं, एच सी। अच्छा, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा भी मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैक्सिमम न्यू मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, कैसे, इनवर्स है। तो एच सी का वैल्यू सोल्व किया हुआ है हमारे पास, फिर से 12400, तो बोलो लैम्डा मैक्स का फॉर्मूला बना, क्या बना, 12400 बाय डेल्टा ई जी। वो नया बना क्या, ये फॉर्मूला पे सवाल आएगा, 2 बार आ चुका है। ये पूछता है सवाल कि आपका जो मटेरियल है फोटोडायोड का, उसका डेल्टा ई जी इतना है, दे दिया, बोलता है कि वो कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है, बस रखो, निकाल दो, ठीक है। अच्छा, उसने बोला कि 4000 क्या एक्सेप्ट कर सकता है क्या, कौन इनमें से ऑप्शन देगा कौन सी एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपने सोल्व किया, आपका आ गया 4500, आंसर कितना है 4500, लेकिन ऑप्शन में 4500 है ही नहीं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्स निकाल रहे हैं, मतलब 4500 से ज्यादा को एक्सेप्ट, उससे कम वाली तो, क्योंकि वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी लेने में कोई हर्ज है क्या,
कम लेने में दिक्कत है, कम नहीं लेगा, ज्यादा तो ले सकता है ना। बात समझ आई? तो 2 पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है इंटेंसिटी का, दूसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी का। इंटेंसिटी ज्यादा होने से क्या बढ़ने वाला है? करंट। कर्व देख लो, डिफरेंस देख लो। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो कैसे निकलेगा? इससे। मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा? इससे। क्लियर होगी दोनों बातें? बस इतना है, लिख लीजिए इसको। यहां मैं थोड़ा सा इसके बगल में ये I1 I2 I3 क्या है, तो ये लिखने के लिए यहां लिख दे रहा हूं मैं ना, आप उस कर्व के पास लिख लेना बस, ठीक है। I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I, या पहले कंपेयर करें, बिकॉज I03 is greater than I02 is greater than I01, so I3 will greater than I2, ठीक है। ये I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट, पूरा लिख रहा हूं मैं भाई, ध्यान रखना। I लाइट का इंटेंसिटी है, I0 करंट फ्लो होने वाला करंट है। तो जिस केस में करंट ज्यादा होगा उस केस में वो ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि उस केस में हमने ज्यादा लाइट इंसिडेंट की है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए हैं, इस वजह से ज्यादा करंट बनेगा, ठीक है। तो आप इसको बना लो। तो हमें बस ये फॉर्मूला पे सवाल ज्यादातर पूछा जाता है, करिए इसको फटाफट से नोट करिए, मैं इस पे क्वेश्चन नोट करवा रहा हूं आपको। डेफिनेटली क्वेश्चन सब आराम से कर लेंगे, इसका एक बार समझ लिया है बस, ज्यादा क्योंकि नया फॉर्मूला तो कुछ बना ही नहीं मेरे हिसाब से, ये वही फॉर्मूला है घूम फिर के, बस इसमें जो चीज हम निकाल रहे हैं, जो लैंग्वेज सवाल की है वो डिफरेंट होगी, लगेगा तो फॉर्मूला वही, लैंग्वेज कैसी होगी वो मैं आपको नोट करवाऊंगा। हाँ भाई, हो गया, करिए फटाफट से करिए। ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये कर्व उल्टा क्यों बनाया है, नीचे क्यों बनाया है, ये सबको क्लियर है? रिवर्स बायसिंग में बातें हो रही है। अच्छा, क्या यहाँ क्या लाइट का डिटेक्शन किया जा पा रहा है, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट किया जा पा रहा है? अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमें करंट भी क्या हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है, इसलिए तो लिखा इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये होता है, तो हमारा जो टीवी है, टीवी में यही यूज होता है, ठीक है। उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम मिलने पर बताऊंगा, वो चीज पेपर में नहीं आएगी, इस फॉर्मूला को ध्यान रखें, ठीक है। करिए इसको, फिर इस पे मैं क्वेश्चन नोट करा देता हूं। तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन ही 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली सब लोग वो आराम से कर लेंगे, ठीक है। फोटो डायोड पे 2 बार क्वेश्चन आया है, ये PMD 2008 2009, तो काफी टाइम से नहीं आया सवाल, अब तो इस बार आ सकता है। तो फॉर्मूलाज ध्यान रखिए। हाँ भाई, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन नोट करवा रहा हूं, करिए सब लोग फटाफट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो क्या करेंगे, डेल्टा एजी आपको दिया, एच का वैल्यू पता है क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो वो आप पुट कर सकते हो और निकल जाएगा आराम से। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जो ज्यादातर वो लैम्डा की बात करता है, इसलिए
क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है इसलिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, लिखिए। ए पीएन फोटोडायोड of a material, a PN photodiode of a material of band gap 2, so material of band gap 2 electron volt. Find minimum frequency that can be absorbed by the material, approximately. तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। करिए, अभी बताया आपको मैंने, है ना। वैल्यू लिख देता हूं, 6.6 10 to the power -34। तो इस बार न्यू मिनिमम पूछा है आपको, लैम्डा वाला भी करेंगे। डेल्टा एजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो यहां पर सारा काम एसआई में होगा। ये एच एसआई में लिखा है मैंने, तो एनर्जी भी एसआई में लिखेंगे। कन्वर्ट करना आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, जूल में करने के लिए क्या करेंगे, ई का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। करिए, फटाफट करिए, चलिए। तो ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं, सिंपल। ठीक है, बस आप गलती कर देते हैं, या तो यूनिट नहीं बदल रहे, या फिर कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रही, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही कर लीजिए, कोई ज्यादा मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट करो। सही है, बिल्कुल सही। ई का वैल्यू रख दिया, और नीचे ये 6.6 10 to the power -34। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये 16 है, ये 66 है, ठीक है। पॉइंट पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 8 जा, दिस इज 33, 2 8 जा, ये कितना हो गया 16, और नीचे 33, 10 कितने बचे, -34 ऊपर गया, कितना बच गया 10 to the power 15 बच रहा है। अच्छा, अब 16/33 है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा ये, अगर 33 या 32 मान लें तो 1/2 के आसपास आएगा। तो 1/2 यानी 0.5 10 to the power 15, और इसको 5 into 10 to the power 14 लिखा जा सकता है। और क्या ये हर्ट्ज होगा? अरे सब चीजें अगर ऐसा ही है तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगी, देख लो। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल आराम से कैलकुलेशन करी, देखा आंसर, नियर बाय आंसर कौन सा है। आंसर अगर होगा भी ऑप्शन में तो 5 के आसपास वाला होगा। हाँ 12, उससे भी कर सकते हैं। उससे फिर आप लैम्डा निकालोगे, लैम्डा निकाल के फिर उसको क्या पूछा, न्यू लैम्डा से, फिर लैम्डा बराबर सी बराबर न्यू लैम्डा, लैम्डा बराबर सी बाय न्यू, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, लैम्डा निकालना आसान लगता है आपको, निकाल लिया, चलो लैम्डा, लैम्डा लैम्डा मैक्स आएगा। अच्छा लैम्डा कितना आएगा 12 400 डिवाइड बाय 2, इसमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना होता है। कितना आ गया बोलो ये 6200 एंगस्ट्रॉम आ गया, पुट कर दो इसमें। यहां अपने को न्यू चाहिए ना, तो न्यू क्या आएगा सी बाय लैम्डा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। सी कितना होता है 8, और लैम्डा 6200 10 to the power -10। तो कैलकुलेशन तो यहां भी करना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, वही आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो जैसे आपकी इच्छा वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। एक भाग तो लगाना ही पड़ेगा, आप कहीं जाके लगाओ, उधर लगाओ या उधर लगाओ, ठीक है।
बात समझ में आ रही है क्या? चलिए अगला सवाल लिखिए अगला क्वेश्चन। ए पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेशन बोलते हैं इसको। ए पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड from a semiconductor of band gap 2.5 electron volt, it can detect a signal of wavelength. चार ऑप्शन भी लिख लो। It can detect a signal of wavelength। पहला ऑप्शन 4000 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन 6000 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन 4000 नैनोमीटर, चौथा ऑप्शन 6000 नैनोमीटर। सो ये वही सवाल है जिस पे फॉर्मूला हमने लिखा। सो यू विल फाइंड लैम्डा मैक्स, उससे कम वाली डिटेक्ट कर सकता है। आसान है ना? करिए सब लोग फटाफट, इजी कैलकुलेशन है। डेल्टा इजी दे रखा है, लैम्डा पूछा है। करिए जल्दी से करिए। We are given delta Eg 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो we can find lambda max जो कि ये डिटेक्ट कर सकता है। तो lambda max आ गया तो उससे कम वाली सारी एक्सेप्ट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो 12400 बाय 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट करना है, आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। कितना आ रहा है? 4000 अप्रोक्स 499 ऐसा आ रहा है? 4960 आ रहा है क्या? चलो ठीक है, जितना भी आ रहा है 4960 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है यार। 2.5 को 5/2 लिख लो और एक डिवाइड कर दो, 5 को काट दो, ठीक है, हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, इसका मतलब ये मैक्स है, इससे कम वाले सारे आंसर होंगे। इससे कम वाला एक ही ऑप्शन होना चाहिए, एक ही ऑप्शन होगा। So answer will be 4000 एंगस्ट्रॉम कैन बी डिटेक्टेड इजीली, बिकॉज इस वेवलेंथ की एनर्जी इससे ज्यादा होगी। 4000 की एनर्जी इससे क्या होगी? ज्यादा, और ज्यादा एनर्जी तो अपना डायोड एक्सेप्ट कर ही सकता है। कम में दिक्कत है, क्योंकि कम अगर इंसिडेंट करी तो उससे क्या होगा? डेल्टा Eg की वो सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे ही नहीं। ये एनर्जी डेल्टा Eg या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी ना। बलो समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? तो ये हमको ये कैसे सवाल पूछेगा, ध्यान रखना। लैम्डा मैक्स ही आपका आंसर हो ऐसा नहीं आएगा, आपके आंसर लैम्डा मैक्स से कम वाला जो भी ऑप्शन होगा आपको आंसर हो सकता है। क्लियर है? तो ये सिंपल ही हमने कुछ किया, ज्यादा आज हमने किया नहीं। अगली क्लास में हम ट्रांजिस्टर शुरू करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रांजिस्टर और उसको कंप्लीट कर देंगे अपन, है ना, 1-2 लेक्चर्स में। तो फिलहाल ट्रांजिस्टर से पहले का आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डर के सवाल भी कर लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डर आपको दिख रहा होगा ना, दो या 3 कॉन्सेप्ट बिल्डर जो भी है वहां तक कर लेना, मैं बता देता हूँ लोग वहां तक होगा। ये कहां तक करने में वो बता दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 तक करना है भाई। कॉन्सेप्ट बिल्डर में पेज नंबर 44 पे 9th नंबर क्वेश्चन तक आप करेंगे, उसके आगे ट्रांजिस्टर के शुरू हो गए, ठीक है। 9 तक करना, क्लियर है।